हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, डेफिनेटली हम उनको सभी को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़पेपर की तरफ चलें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए रिगार्डिंग 2024-25 फाउंडेशन कोर्स। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस हो गया, आपको ऑनलाइन ऑप्शनल क्लासेस हो गया, सीसेट क्लासेस। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स जैसे फॉर एग्जांपल मेंटरशिप, जो कि आपको हेल्प करेगा कि एग्जाम के अंदर जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको ओवरकम करने के अंदर। साथ में ही यहाँ पर आपकी रेगुलर रिवीजन क्लासेस भी होती रहेंगी, ठीक है ना। तो जो पढ़ा है साथ साथ आप रिवाइज करते रहे। साथ में आपको लाइब्रेरी का एक्सेस हो गया, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारे आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर अच्छे से उनको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, उसके लिए एक तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। प्लस साथ में मैंने नीचे फॉर्म का लिंक भी दिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स होंगे आपके तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि आपकी जो भी हेल्प हो पाए हमारी टीम उसमें अच्छे से आपको असिस्ट कर पाएगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, तो बिल्कुल मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से ज्वाइन कीजिए। चलिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स जैसे फॉर एग्जांपल डाउट सॉल्व मित्र हो गया, मेमोरी क्रिएटर हो गया, तो बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इस एग्जाम की डिमांड को अच्छे से समझते हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपको क्लियर करने के अंदर आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल आपको मैंने होमवर्क दिया था G4 नेशंस और यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के बारे में। एक बार इसको समझते हैं। देखो, पहली बात समझो G4, आप ये तो जान चुके होंगे कि यहाँ पे 4 कंट्रीज होंगी। कौन सी कंट्रीज है? इसमें एक आ जाती है आपकी ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान, ठीक है। तो 4 कंट्रीज के पहले तो नाम ध्यान रखने हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। सर क्या है ये कंट्रीज? देखो, आप जानते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, बिल्कुल। और यहाँ पर आप परमानेंट 5 के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना जो ये 4 कंट्रीज हैं, इनका मानना है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आज के टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आज की जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से वो उसकी मेंबरशिप नहीं है। तो ये चाहते हैं कि कुछ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बने, सभी को रिप्रेजेंट करे, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आ जाए। तो यहाँ पर ये जो चारों कंट्रीज हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं इन अ बिड, मतलब बिड एक तरह से इनकी ना कि परमानेंट सीट हमें भी मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो चारों एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। तो इन चारों कंट्रीज का नाम आप ध्यान में रखोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सर G4 नेशन तो चलो हम समझ गए। ये यूनाइटेड फॉर कंसेंसस या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का क्या मीनिंग है? देखो, यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसी भी तो होंगी जो बोलेंगी नहीं, ये तो रीजनल पावर्स हैं, ये रीजनल पावर्स को क्यों परमानेंट सीट्स देनी है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या, ये अपोज कर रही है इस चीज को, ठीक है। इसका नाम ना कॉफी क्लब भी कई बार इसको बोला जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जैसे कंट्रीज आप मान लो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ठीक है, इटली की बात कर लीजिए, मेक्सिको हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब कंट्रीज थोड़ा इसके अगेंस्ट है। G4 के अंदर बात करी ना कि हमें भी परमानेंट सीट चाहिए, नहीं, ये उनके अगेंस्ट जाती हैं, ये उनका काउंटर करने का एक तरीका है कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको अलग अलग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से काफी सारी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो अपोज करती हैं कि इन रीजनल पावर्स को हमें नहीं देनी चाहिए परमानेंट सीट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, राइट। तो दोनों चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब सर मंडे के लिए क्या होमवर्क है? मंडे के लिए आपका होमवर्क है शिमला एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। क्यों हम डिस्कस करेंगे? क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ना इसके 50 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो नेक्स्ट हम मंडे को हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक तो ये होमवर्क हो गया आपका। साथ में 2020 का एक हिस्ट्री का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पर इसको हम अगले मंडे को डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 79। अभी पहली बात तो समझो कि न्यूज क्या है। देखो, आप पीआईबी के बारे में जानते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बिल्कुल। यहाँ पर आप सभी चीजें जानते हो ना। तो यहाँ पीआईबी ना, अगर कोई मान लो जो पीआईबी के द्वारा ऐसा बोला गया कि कोई पर्टिकुलर जो न्यूज है वो क्या है, वो फेक न्यूज है, ठीक है ना। अगर ऐसा इन्होंने बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, ये फेक न्यूज है, तो क्या होगा, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके ट्विटर, फेसबुक, इन सभी को, और भी जो इस तरह से इंटरमीडिएट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको अपने प्लेटफॉर्म से उनको टेक डाउन करना पड़ेगा, मतलब उनको हटाना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा उनको अलर्ट भेजा जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ना हमें एक तो समझना होगा सेक्शन 79 क्या है।
इंटरमीडियरी क्या होता है, ये चीजें हमें थोड़ी समझनी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो पहली बात तो ये जो चेंजेस हैं ये कहाँ आए हैं, आईटी जो रूल्स है ना 2021 इनको अमेंड किया गया है, और जो हमारे आईटी रूल्स 2023 है उसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से यही है कि ये सेक्शन 79 ना एक सेफ हार्बर देता है। एक्चुअली मैं आपको पहले समझाता हूँ कि एक्चुअल 79 है क्या, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं गया फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और मैंने कुछ गलत चीजें पोस्ट कर दी, ठीक है, एनीथिंग, कुछ फेक न्यूज पोस्ट कर दी, उससे दंगा भड़काने की कोशिश कर दी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब क्या इस पर्टिकुलर चीज के लिए फेसबुक जिम्मेदार है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, जिम्मेदार कौन हूं, मैं हूं ना, मैंने तो सिर्फ फेसबुक का प्लेटफॉर्म वहां पे जाके कुछ डाल दिया, तो इसके लिए फेसबुक थोड़ी जिम्मेदार होना चाहिए कि भैया तेरे तेरे प्लेटफॉर्म पे डाला है, तू रिस्पॉन्सिबल है। या फिर हम कहें कि नहीं यहाँ तो बीएसएनएल का इंटरनेट यूज हुआ है या जियो का इंटरनेट यूज हुआ है तो जियो के ऊपर केस चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो दरअसल में है क्या, ये यही बात हो रही है कि ये क्या है, जियो हो गया, फेसबुक हो गया, ये क्या है, ये इंटरमीडियरी है। समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये इंटरमीडियरी है, तो इनके ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। तो ये बात दरअसल में सेक्शन 79 में लिखी गई है। सेक्शन 79 क्या कहता है, इनको एक सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है, राइट। तो इंटरमीडियरीज के अंदर से क्या क्या आते हैं, इंटरमीडियरीज के अंदर देखो बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विस देते हैं, नेटवर्क सर्विस हो गया, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अमेजॉन वगैरह हो गया, आपके साइबर कैफे वाले हो गए, सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑप्शन साइट्स, ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, ये सारे इस डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये बीच वाले लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ पोस्ट थोड़ी किया फेसबुक ने अपने बिहाफ पे, नहीं, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। ऐसा डिफाइन किया गया है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। और सेक्शन 79 क्या है जिसकी हम बात कर रहा था, वो यही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन उनके द्वारा अवेलेबल करते हैं, मतलब कहने का मीनिंग क्या, मैंने फेसबुक को यूज किया और वहां पर कुछ कंटेंट डाला, कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा डाला, तो इसके लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई लीगल एक्शन के लिए। आई बात समझ में? तो ये एक मात्र क्या है, एक तरह का सिर्फ ब्रिज है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बातें करी गई हैं कि सेक्शन 79 आई होप आप समझ गए होंगे, और इंटरमीडियरी भी। तो अभी क्या बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है कि अगर मान लो पीआईबी ने बोला कि भैया ये क्या है, एक फेक न्यूज है, ठीक है, और फेसबुक ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, उस पोस्ट को हटाया नहीं या इस तरह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा, ये वाला जो सेफ हार्बर वाला इसको क्लॉज अवेलेबल है ना, कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अगर कोई बाहर का बंदा कंटेंट डाल दे, तो अब ये वाली चीज इसके ऊपर से हट जाएगी। आई बात समझ में? तो कहने का मीनिंग क्या, अगर मैंने कोई फेक न्यूज डाला और पीआईबी ने डाल दिया कि ये फेक न्यूज है, ठीक है ना, और फेसबुक ने तब भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, इसको नहीं हटाया, तब फेसबुक का ये जो इंटरमीडियरी वाला सेफ हार्बर क्लॉज है ये हट जाएगा, तो फेसबुक भी जिम्मेदार होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि फेसबुक की भी जिम्मेदारी इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये बात होती है सेफ हार्बर, इंटरमीडियरी और जो बाकी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी आईटी रूल्स के अंतर्गत ऑल तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी हमने पीआईबी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो जो फैक्ट चेक यूनिट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बताता रहेगा क्या फेक है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से इनको अकॉर्डिंगली एक्शन को अपने कंटेंट को नीचे हटाना पड़ेगा, मतलब उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो न्यूज में क्यों है, न्यूज में ऐसा है कि आईएफसी ने बोला है कि जो नए कोल प्रोजेक्ट्स है ना उनको ये सपोर्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, न्यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है हमें आईएफसी को समझना। देखो जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक की, एक बात हम करते हैं अक्सर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, इन दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। दरअसल जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो इसके अंदर आती हैं दो ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया आपका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक हो गया आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अब सर इनका काम क्या है, देखो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं दुनिया में जो सिचुएशन खराब है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना, पॉवर्टी से बाहर लेकर आना कंट्रीज को, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोसेस करना, ये आईबीआरडी का काम है। उसी तरह से आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यहाँ पर जो दुनिया की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वहां पर अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बन पाए, ये भी यहाँ पर आ जाता है। उसी तरह जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, यहाँ ये दोनों तो आते ही आते हैं, आईबीआरडी और आईडीए। इसके अलावा तीन और ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, उनका नाम क्या है सर, एक हो गया आपका आईएफसी जो कि हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके अलावा आपका मीगा, और उसका अलावा पांचवा जो है आईसीएसआईडी। ठीक है, आईसीएसआईडी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आई रिपीट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट।
कोई डिस्प्यूट हो जाए इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में तो वो ICSID देखता है। मीगा मीनिंग क्या होता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब होता क्या है ना, कुछ कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टर वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कल को कोई हो सकता है, आज डेमोक्रेसी है वहां पे, हो सकता है कल को वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाए। तो ऐसी कंट्रीज के अंदर एक तरह का ना इनको इंश्योरेंस दिया जाए इस रिस्क के कॉरस्पॉन्डिंग, वो मीगा करता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, राइट। तो पांचवा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दरअसल में इसका प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का। समझ रहे हो कि प्राइवेट कंपनीज को, उनको लेंड करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो देखा जाता है IFC के द्वारा। आई बात समझ में? तो कोई आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत क्या आता है, आप बोलोगे IBRD और IDA, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आता है IBRD और IDA तो है ही है, उसके अलावा IFC, मीगा और ICSID, ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। तो बात करें अगर IFC की, ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीजें उनको, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट देता है, एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकता है। तो ये सारे काम यहाँ पे IFC के द्वारा कहीं ना कहीं किए जाते हैं। ध्यान में क्या रखना है, ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है, इतना भी आप समझ जाओगे ना, कहीं ना कहीं आंसर आप कर लोगे। ये फाउंड हुआ था 1956 के अंदर, अभी 186 मेंबर कंट्रीज के अंदर हम देखें तो मिल जाएंगी। हेडक्वार्टर है इसके वाशिंगटन DC USA के अंदर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फोकस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है ना, वही दरअसल में IFC के प्रेसिडेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि IFC के अंदर अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो सिर्फ उन्हीं मेंबर कंट्रीज की हो सकती है जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, ठीक है। साथ में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, जो इस तरह से अपना अपना स्टाफ इसके पास अलग होता है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, इनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि गाइड करते हैं कि IFC के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज क्या होने चाहिए, और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर्स की तरह रहा है। हमें एक चीज बतानी भूल गया, इंडिया IBRD, IDA और मीगा और IFC, इन चारों का मेंबर इंडिया है। जो पांचवा था ना ICSID, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मड आइलैंड, ठीक है। आप में से जो लोग महाराष्ट्र से होंगे वो तो डेफिनेटली मड आइलैंड के बारे में जानते ही होंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, NGT के द्वारा, उसकी जो वेस्टर्न जोन की ब्रांच है, उन्होंने स्टे हटा दिया है किसके ऊपर, 5 स्टूडियोज को जो इनका डिमोलिश करने की बात करी गई थी इन मड आइलैंड। तो मड आइलैंड की जरा लोकेशन देख लो, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा इस साइड पे, तो उसके बिल्कुल पास में है। अगर आप नोटिस करोगे ना, मड आइलैंड काफी पिछले टाइम में काफी डेवलप हो गया है। पहले ये सिर्फ एक फिशिंग विलेजेस हुआ करते थे, ठीक है ना, लोग फिश वगैरह फिशिंग करने यहाँ पे आते थे, पर अब तो यहाँ पे बहुत ही हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह बन गया है, लोग छुट्टियां मनाने यहाँ पर बहुत जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आपको फिशिंग विलेजेस देखने को मिल जाएंगे, अरेबियन सी वेस्ट में, और मलाड क्रीक आपको इसके ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र के वेस्टर्न सबर्ब्स में ये पर्टिकुलर लोकेशन है। साथ में आप नोटिस करो यहाँ पर आपको एयरफोर्स और नेवल स्टेशन भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर इसके साथ में ही आपको मराठीज लोग हो गया, कोलीज हो गया, ठीक है ना, महादेव कोलीज के बारे में आप जानते होंगे, रोमन कैथोलिक्स ये यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक ना इरेंगल करके एक विलेज है, ठीक है, मड आइलैंड के ऊपर, जो जहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग होती है, ठीक है। साथ में ही इसके अंदर आपको यहाँ पर मड आइलैंड पे ओल्ड फोर्ट, मड फोर्ट, और साथ ही साथ एक चर्च भी देखने को मिलेगा, दैट इज सेंट बोनावेंचर, ठीक है। अब ऑर्डर दिया था किसने? NGT ने। तो थोड़ा सा NGT के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ट्रिब्यूनल्स के बारे में 323A 323B हमने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही डिस्कस किया है, तो वो तो पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। तो NGT के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कैसे बनी थी, NGT एक्ट 2010, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर फोकस क्या था, जो भी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, उनके जो केसेस हैं उनको हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर पाएं, ताकि हम अपने फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व कर पाएं। अब ट्रिब्यूनल के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, जुडिशियल मेंबर्स तो हैं ही हैं, साथ में एक्सपर्ट मेंबर्स भी हैं जिनको एनवायरमेंट का अच्छे से ज्ञान है, तो बहुत अच्छे से डिसीजन यहाँ पे लिए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से एप्लीकेबल होगा, और ना कि यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग होगी अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये बात आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो लीगल एस्पेक्ट के ऊपर उतना फोकस नहीं होता, फोकस होता है कि सामने वाले की बात को अच्छे से सुना जाए, जो डिसीजन है उसके बिना सुने ना लिया जाए, और सबको एक फेयर डिसीजन मिले, ये यहाँ पर फोकस कहीं ना कहीं रहता है। तो लीगल एस्पेक्ट से हम दूर जाके थोड़ा जस्ट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क यहाँ पे करते हैं। तो कौन सी जगह है? जो न्यू दिल्ली है, इसकी प्रिंसिपल प्लेस है इसकी ट्रिब्यूनल की सिटिंग की, और यहाँ पर आपको अलग अलग प्लेसेस ऑफ सिटिंग भी देखने को मिल जाएंगी, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, जो हैदराबाद बेस्ड
NGRI है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स फाइंड किए हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो रेयर अर्थ्स के बारे में हम ऑलरेडी कई बार देख भी चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 17 काफी सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनके नाम देख सकते हो, सीरियम हो गया, ठीक है ना, न्यूडेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, यूट्रियम हो गया, ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 17 नेम्स आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना इनको बहुत ज्यादा ये यूजफुल होते हैं। सर क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि देखो कई बार ना इनको जब हम क्वांटिटीज में, प्रॉपर क्वांटिटीज में यूज करें तो इनकी अच्छी खासी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। कई बार इनको मिक्स करके हम इनको अलग अलग प्रोसेसेस में, अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो जिस पर्टिकुलर कंट्रीज का रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो कंट्री की काफी इंपॉर्टेंस मानी जाती है कि वो आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लीन एनर्जी बात कर लो, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, मैग्नेट्स हो गया, अलग अलग आपके विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है ना। तो इन सभी एरियाज के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो डेफिनेटली रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कैटलिस्ट, लेजर्स, इन सभी के अंदर इनका अच्छा खासा यूज आपको देखने को मिल जाएगा। एक दो बातें और ध्यान में रखिए कि ये धीरे धीरे ना जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होने लग जाते हैं, टार्निश, टार्निश मतलब खराब होने लग जाते हैं। एक मतलब इनका जो रंग है हटने लग जाता है एक तरह से। तो कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं स्लोली, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन इनकी निकल लिबरेट हो जाती है, ठीक है। साथ में स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, राइट। अब इंडिया के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया के पास आपको देखने को मिलेगा कि नियरली 6% वर्ल्ड के रेयर अर्थ रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पर प्रोडक्शन के मामले में हम काफी पीछे हैं, सिर्फ 1% आउटपुट हम के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हम यहाँ पे काफी बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया क्या करता है, जनरली इम्पोर्ट करता है चाइना से, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू हमें यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये कौन करता है इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग? वो होती है IREL के द्वारा, जो कि PSU है किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। अब कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसी के रिगार्डिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एक कंसर्न रहता है इसकी शॉर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के द्वारा ये किसी भी और कंट्री में बिल्कुल फाउंड ही नहीं किए जाते, दे आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। अरे नहीं भैया, अभी तो बताया इंडिया में भी फाउंड हो जाते हैं। तो जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट गलत करोगे, आपने दो ऑप्शन तो गलत कर दिए। बाकी देखो 1 और 3 कि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, जो मेटल्स हैं, कहीं ना कहीं वो एसेंशियल्स हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे हमने पढ़ा भी, और इनकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू है ही है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पावर ऑफ द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू असेंट ऑफ बिल्स। देखो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने काफी एक बात बोल दी है कि जो अगर कोई गवर्नर विद होल्ड करता है असेंट बिल को, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग होता है कि बिल डेड है, ऐसा गवर्नर साहब का कहना है, ठीक है ना। तो थोड़ा हम ना इनके जो पावर्स होती है कहीं ना कहीं उनको एक बार देख लेते हैं। तो जो पावर्स है ना गवर्नर की, एक बस तो अलग अलग उसमें अंदर है, पर अगर एक बिल मान लो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, फिर वो ऑब्वियसली गवर्नर के पास जाएगा, तभी एक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पर उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है वो हाँ कर दे, ठीक है, अपनी असेंट दे दे। हो सकता है वो अपने विदहोल्ड करके रखे, ठीक है ना, असेंट को विदहोल्ड करे। इसके साथ ही एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रिजर्व कर दे वो पर्टिकुलर बिल को, ताकि प्रेसिडेंट साहब उसको कंसिडर करें, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट साहब फिर देख डिसाइड करेंगे कि क्या उसको ये ऊपर असेंट देनी है या फिर विदहोल्ड करके रखना है। उसी तरह से एक चीज और हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर साहब ना वापस बिल को रिटर्न कर दें कि एक बार दोबारा से रिकंसिडर करो। अब ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि गवर्नर साहब ने जो सजेशंस बताए या फिर जो रिकंसिडरेशन करने को बोला, अगर तो वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, तो या फिर एक्सेप्ट नहीं भी किया, तब भी जो हमारे गवर्नर साहब है ना उनको उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स को मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? कहने का मीनिंग क्या, कि अगर गवर्नर ने एक बार बोला कि आप ये ना दोबारा रिकंसिडर करो इस बिल को, और अगर सरकार जो है, जो कहीं ना कहीं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अगर एक्सेप्ट किया इनकी बातों को या नहीं भी एक्सेप्ट किया और वापस यहाँ पे भेजा ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि उनको वो बातें माननी ही पड़ेंगी, तब उनको असेंट देना ही पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हो कि अलग अलग तरह के हमने देखा भी कि कैसे उनको कंसिडर करने के लिए वो दे सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब के कंसिडर करने के लिए। तो जब एक बार गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को दे दिया कि आप इसको कंसिडर करिए, ठीक है ना, उनके लिए रिजर्व कर दिया, तो वहां पे गवर्नर का रोल नहीं रहेगा, फिर प्रेसिडेंट साहब उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आप नोटिस करो कि प्रेसिडेंट साहब विद होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टेंस में अंदर,
अगर वो उनको भेजें कि आप रिकंसिडर करो, तब भी वो असेंट को अपने रिकंसिडर करने के बाद भी वो असेंट विद होल्ड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब के पास, आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ज्यादा पावर है। वहां पे गवर्नर के केस में क्या था, गवर्नर दोबारा से अगर आ गया ना उसके पास, तो वो असेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट कहने का मीनिंग क्या, यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करते हैं। कहने का मीनिंग क्या, कि वो अपने असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं, पर ऑन एंड नॉट सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो मीनिंग होता है कि आप एक तरह से उनको रिटर्न करो बिल रिकंसिडर करने के लिए, विद और विदाउट कंसिडरेशन, राइट। तो ये हम समझ गए। एब्सोल्यूट वीटो भी आप जानते ही हो, ठीक है ना, कि एक तरह से जो बिल है वो डेड हो जाता है और वो एक्ट नहीं बन पाता। ये तो हमें पता ही है एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। और साथ में ही प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो भी होती है। पॉकेट वीटो का मतलब कि कोई एक्शन ना लेना, ठीक है ना, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये भी हमें डेफिनेटली अच्छे से पता होना ही होना चाहिए, राइट। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स जो हमें कवर करने थे। अब इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ट्रू फॉल्स के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस साथ में जो है मैंने हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन दिया है, और उसके अलावा जो शिमला एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा है आपसे, उन सभी के आंसर्स भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, क्विकली उनके एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे पहला था एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं? द आंसर इज फॉल्स। सर क्यों? अरे आरबीआई गवर्नर थे ना, कल हमने डिस्कस किया था इसकी कॉम्पोजिशन। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से आते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, क्या ये फंक्शनल कमीशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का? द आंसर इज फॉल्स। कल इसके रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था, ये इकोसॉक के रिगार्डिंग पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो उसका फंक्शनल कमीशन है। हमने प्रिंसिपल ऑर्गन भी डिस्कस करे थे, वहां स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था इकोसॉक के बारे में। तीसरा, नाथुला, क्या सिक्किम को नेपाल से कनेक्ट करता है? सर ये आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि याद करो मैंने बताया था सिक्किम को कहां से कनेक्ट करता है, ये जो चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है ना, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। ओल्ड सिल्क रूट पे कहीं ना कहीं लोकेटेड है, एंड ये दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड में से एक भी हमें देखने को मिल जाएगा, नथुला, राइट। चौथा स्टेटमेंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या टाटा ट्रस्ट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी 2019 के अंदर? ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। आखिरी स्टेटमेंट, बसोली पेंटिंग, क्या जीआई टैग मणिपुर से है? द आंसर इज फॉल्स। देखा था ना कि जम्मू रीजन से है ये एक, ठीक है, जहां पर हमने ये भी नोटिस किया कि पहला बार ऐसा हुआ है कि जम्मू रीजन को हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर जीआई टैग कोई देखने को मिला है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी 5वीं फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे इसका बताया है, उसी तरह से इन 5 क्वेश्चंस का प्लस हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, एंड साथ ही साथ जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे रिगार्डिंग शिमला एग्रीमेंट पूछा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ठीक है क्या गलत है, राइट। अब मंडे को हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स भी, साथ साथ बाकी कुछ जो न्यूज़ होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन काफी वैल्यूएबल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।